नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की ये घटना भी उसी वक्त की है जिस वक्त की घटनाएं मैं आपको पिछले कुछ दिनों से बता रहा हूं। वही वक्त, वही दौर, वही टाइम स्लॉट, वही कालखंड जब कानून के मानने वाले कम थे। अपराध चरम पर था। अपराधी अपने सर्वोच्च ऊंचाई पर थे। पुलिस बेलगाम थी। पुलिस जाहिली का शिकार थी। कारण वही था, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं, फॉरेंसिक एविडेंस के कोई साधन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के कोई साधन नहीं। इसलिए पुलिस की मनमानी थी। जिन चार लोगों की गवाही जो अच्छी तरह से करा ले, चाहे वो सही हों चाहे फर्जी हों, वही सिकंदर हुआ करता था। आज की घटना का सन है 2001, तारीख है 23 मार्च, जिला है लखनऊ, थाना है गाजीपुर। गाजीपुर थाना ट्रांस गोमती का एरिया होता है। गोमती के इस पार लखनऊ जो पुराना शहर है, जिसमें हजरतगंज है, अमीनाबाद है, कैसरबाग है, वजीरगंज है, नाका है, हसनगंज है, ये सारे पुराने इलाके का इलाका, ये पुराने लखनऊ में ओरिजिनल जगह पर जो है उसको गोमती के इस पार कहते हैं। और गोमती के उस पार नया लखनऊ है। गोमती नगर, इंदिरा नगर, महानगर, विकास नगर, ये सब और जितना फैलाव लखनऊ का पिछले मेरे देखते देखते पिछले 25 सालों में हुआ है, वो सारा का सारा इसी ट्रांस गोमती इलाके में हुआ है। जैसा मैंने बताया कि इसी ट्रांस गोमती इलाके में इंदिरा नगर कॉलोनी के मकान नंबर 14/1159 में रहने वाले सज्जाद अली 11 मार्च को उन्होंने अपने दोस्तों से एक बात शेयर की कि वो अपने पत्नी और बच्चों को लेने अपने घर जा रहे हैं। अपने घर का मतलब वो रहने वाले जनपद बाराबंकी के थाना सफदरगंज इलाके के गांव चंदवारा के रहने वाले थे। बहरहाल वो गए, लेकिन वो तो नहीं आए। 11 तारीख को वो ये कह के निकले, वापस नहीं लौटे। 15 तारीख को उनकी पत्नी और बच्चे अपने मकान पर आ गए। उनकी पत्नी अख्तर जहां, बड़ा बेटा सरताज अली और 2 और छोटे छोटे बच्चे, ये सब घर आ गए। घर आने पर सरताज अली ज़्यादा परेशान हुआ कि पिताजी कहाँ गए। लोगों से पूछना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मुलाकात उनके उस दोस्त से हुई जिसको उन्होंने ये बताया था कि बेटे की तबीयत खराब है और मैं उसको लेने गांव जा रहा हूं। ये बात आकर उसने अपनी मां को बताई। मां ने कहा वो झूठ बोल रहा है। अगर वो हम लोगों को लेने आने वाले होते तो कम से कम हमें तो जानकारी हो जाती। बहरहाल लड़का नहीं माना। अपनी मां को लेके 2 दिन वेट किया और ये कि शायद कहीं गए हों, लौट आए। लेकिन 2 दिन बाद वो अपनी मां को लेके थाना गाजीपुर पहुंच गया। 16 तारीख से 21 तारीख तक वो थाने के चक्कर लगाता रहा। थाने वालों से बताया कि मेरे पिताजी 11 तारीख से घर से निकले हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। उनको हमारे गांव जाना था, हम लोग अपने गांव में ही थे, हम गांव से लौट आए हैं, लेकिन हमारे पिताजी अभी न यहाँ लौटे न गांव पहुँचे। पुलिस अपनी आदत से मजबूर, फोटो ले आओ, हुलिया लिखा के ले आओ, फिर अगले दिन अपने रिश्तेदारों के नाम पते ले आओ, पुलिस भेजकर या वहाँ के थाने से संपर्क करके हम पता करेंगे। फिर उनकी कोई तबीयत तो नहीं खराब थी, कहीं अस्पताल में भर्ती तो नहीं थे, एक्सीडेंट का कोई पता तो नहीं लगा। अब वो कहता रहा, साहब ये हम कैसे पता कर पाएंगे, ये तो पुलिस ही पता कर सकती है। लेकिन वो 16 तारीख से 21 तारीख तक उसको दौड़ाते रहे।
लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी। 21 तारीख को उन्होंने जितनी जितनी चीज़ें कही थीं, हुलिया, कपड़े का रंग, फ़ोटो, ये सब चीज़ें उसने लिख के कि उनके कहीं बीमार होने की सूचना नहीं है, ये लिख के कि वो कहीं भर्ती नहीं हैं, ये लिख के कि उनके एक्सीडेंट की भी कोई सूचना नहीं है। पूरा सब कुछ जितनी बार उन्होंने कहा सब लिख के एक स्थानीय नेता को साथ लेकर थाने पर गया। स्थानीय नेता का पुलिस ने थोड़ा लिहाज किया, एप्लीकेशन रख ली। उसको उस एप्लीकेशन की एक रिसीट यानी पावती जिसमें थाने की मोहर लगी रहती है वो दे दी। उस ज़माने में फ़ोटोकॉपी बहुत कम चलते थे, फ़ोटोकॉपियर्स या फ़ोटो स्टेट की दुकानें बहुत कम थीं। कार्बन कॉपी में पुलिस का सब काम काज चलता था। कार्बन कॉपी ही लगा के एप्लीकेशन लिखी जाती थी, कार्बन कॉपी लगा के ही जीडी लिखी जाती थी, कार्बन कॉपी लगा के ही सीडी लिखी जाती थी, कार्बन कॉपी लगा के ही बाकी तस्करा जीडी में अंकित किया जाता था। लिहाजा एप्लीकेशन जो लिखी गई कार्बन कॉपी के साथ लिखी गई। वकील भी उस समय जो एप्लीकेशन लिखवाते थे वो कार्बन कॉपी से ही लिखवाते थे। अगर उसकी 3 कॉपियां बनानी हैं तो 2 कार्बन 3 पन्नों के बीच लगा के खट खट करने वाले टाइपराइटर पे टाइप किया जाता था। बहरहाल उसने एप्लीकेशन पर मोहर लगाई और उस लड़के को सरताज को दे दी। नेताजी भी खुश होकर चले गए, लड़का भी घर आ गया कि अब कोई न कोई कार्रवाई ज़रूर होगी। 2-3 दिन तक उसने फिर थाने के चक्कर लगाए, डांट कर थाने से भगा दिया गया। कल ही एप्लीकेशन दी है, बाप तुम्हारा गायब है, पुलिस इसमें क्या करे। बहरहाल इसी बीच बाराबंकी के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में थानपुर धौराहा माइनर में एक शव किनारे की तरफ छत बिछत सड़ा गला शव नहर में किनारे की तरफ गांव वालों को दिखाई पड़ा। गांव वालों ने इसकी सूचना थाना हैदरगढ़ में दी। पुलिस वाले आए, उन्होंने देखा कि हाँ कोई लाश है, शायद कहीं से बह के यहाँ आई है। फौरन उसको वहाँ उसका किनारे निकाल कर पंचायतनामा किया। सड़ी गली लाश थी, पंचायतनामा करना कितना दुरूह काम होता है, लेकिन पुलिस के सिवा ये काम दूसरा कोई कर नहीं सकता। पुलिस चाहे जैसे करे, मरता क्या न करता, उसे पंचायतनामा करना है। बॉडी को सिलना है, सील लगानी है, बॉडी पैक में डालना है और फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देना है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई। पोस्टमार्टम हाउस में जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसके शरीर के सारे कपड़े, गहने, पहनी हुई चीज़ें सब उतार ली जाती हैं। उतारने के बाद उनकी एक पोटली बना के उसमें डिसीज्ड का नाम और क्राइम नंबर या जो कागज़ थाने से आते हैं जिसमें पोस्टमार्टम किए जाने का अनुरोध होता है उसका जिक्र करके उन्हें वापस कर दिया जाता है। जिस थाने से जो भी सिपाही लेकर आएगा वो बंडल जिसमें उसके शरीर के कपड़े होते हैं वो सब उसमें बंडल बना के उसे उस थाने के सिपाही को दे दिया जाता है। अब आप सोचिए, पोस्टमार्टम के समय आप कितने भी सजे धजे हों, लड़का हो लड़की हो, पुरुष हो महिला हो, बूढ़े हों बुजुर्ग हों, जवान हों बच्चे हों, आप बिना कपड़ों के होते हैं और डॉक्टर आपके कपड़ों बिना कपड़ों के उस शरीर पर जगह जगह चीरे लगाता है। जहाँ हड्डियाँ उसको अलग करनी होती हैं, जहाँ उसको ओपन करना होता है बॉडी को, तो हड्डियों को काटने के लिए उनके पास कोई बड़ी कैंची नहीं होती। छेनी हथौड़ी से हड्डियों के जॉइंट को खोल के वो थोरैसिक को ओपन करते हैं। गर्दन से नीचे पूरा वो ओपन करके तब उसमें देखते हैं चोटों के निशान या कॉज ऑफ डेथ असर्टेन करने के लिए जो जो चीज़ें देखनी आवश्यक होती हैं वो देखी जाती हैं। यही मृतक के साथ किया गया। जब उसके कपड़े उतारे गए तो वहाँ जो कर्मचारी होते हैं उन्होंने ये नोटिस किया कि उसका कोई छोटा पर्स भी पैंट की जेब में पड़ा हुआ है। उसको निकाल के थाना हैदरगढ़ से आए पुलिस वालों को हैंडओवर किया। उन्होंने देखा कि उसमें 2 फोटोग्राफ, टेलीफोन नंबर वाली एक स्लिप और 100 रुपए की नोट उसमें मौजूद थी। जो टेलीफोन नंबर उसमें लिखे थे उसमें 6-7 लोगों के टेलीफोन एक साथ लिखे हुए थे।
हैदरगढ़ पुलिस के उन सिपाहियों ने उसको देखा, पीसीओ से थाने पर फ़ोन किया कि साहब इसके जेब से ये निकला है। चूंकि बॉडी अज्ञात थी, इसलिए उन्होंने कहा हो सकता है जिसकी हो उसके घर वाले आ जाएं, पहचान हो जाए। थाना हैदरगढ़ में जब ये नंबर नोट कराए गए तो हैदरगढ़ थाने के फ़ोन से उन सभी नंबर्स पर कॉल की गई और अल्टीमेटली एक टेलीफोन नंबर से उन्हें ये अंदाज लगा कि हो सकता है ये शव सज्जाद का हो। जिसको फ़ोन किया गया था वो सज्जाद का जानने वाला होगा और उसने कहा कि साहब क्या पहने हुए हैं, क्या शक्ल सूरत है, क्या वो होगी, फ़ोटो जो उनके पर्स में निकली है वो कैसी है। ये सब बताने पर उसने कहा कि मुझे अंदाज है कि ये सज्जाद होगा। सज्जाद का नाम, पता, वल्दियत सब उन्होंने बताई। थाना हैदरगढ़ को ये सूचित किया गया। थाना हैदरगढ़ से एक सिपाही उस पते पर, इंदिरा नगर के उस पते पर भेजा गया। वहाँ पर सज्जाद की पत्नी और बेटा दोनों मिल गए। उन्हें भी अंदाज लग गया कि इतने दिन से गायब हैं, जरूर ये इन्हीं की बॉडी होगी। वो भाग के बाराबंकी के पोस्टमार्टम हाउस आए। वहां पहुंचकर उन्होंने पर्स से निकली हुई फोटो और उसके कपड़े से उसकी 100% पहचान कर ली कि यह शव उनके पिता, सरताज अली के पिता सज्जाद या मोहतरमा के पति सज्जाद का है। जब ये तय हो गया कि ये बॉडी गाजीपुर थाने के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले किसी व्यक्ति की है, तो थाना हैदरगढ़ ने उनको फ़ोन किया, थाना गाजीपुर को, कि साहब ये आपके यहाँ से संबंधित बॉडी है, क्राइम आपके यहाँ है, लिहाजा आप इसकी सारी विवेचना और सारी आगे का काम आप इसका टेक ओवर करें, आगे का काम करें। हमारा काम हो गया, हमने इसका पोस्टमार्टम करा दिया। गाजीपुर थाने ने फ़ौरन इसको पलट दिया, फ़ौरन इसको मना कर दिया और कहा लाश आपके यहाँ मिली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या आई है, आप जाने, आपका काम जाने। थाना गाजीपुर से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब ये बात थाने से, थाना हैदरगढ़ से और थाना गाजीपुर लखनऊ से हो रही थी तो सरताज अली भी वहाँ मौजूद था। उसने अपने जेब से थाने पर रिसीव कराई गई उस कार्बन कॉपी को इंस्पेक्टर को दिखाया, हैदरगढ़ के इंस्पेक्टर को, कि साहब ये कैसे मना कर सकते हैं, मैंने थाने पर ये रिसीव कराया है, इस पर थाने की मुहर लगी है। इंस्पेक्टर हैदरगढ़ ने देखा बच्चे की बात सही थी, उस पर मुहर भी लगी थी, तारीख भी पड़ी हुई थी। एक बार फिर उन्होंने थाना गाजीपुर को फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपसे संबंधित नहीं है, मृतक का लड़का मेरे सामने खड़ा है, इसकी फलां तारीख की एक एप्लीकेशन आपने रिसीव की है, उस पर मुहर लगी है, थाने के मुंशी ने चिड़िया बिठाई है, आप ये बिल्कुल मना नहीं कर सकते। थानाध्यक्ष गाजीपुर फिर तुरंत अपनी बात से पलट गए। उन्होंने कहा अच्छा हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं अभी थाना कार्यालय में पूछता हूँ। उनको चूंकि जानकारी थी इसलिए उन्होंने फ़ौरन बिना देर किए हुए वो एप्लीकेशन निकाली और बैक डेट में उसकी गुमशुदगी लिख दी। लाश 23 को मिली थी। 21 तारीख में, जिस तारीख को वो दे आया था, उसी दिन शाम में, चूंकि मैंने बताया था कि जीडी यानी जनरल डायरी, ठीक, एफआईआर, ये सब मैनुअल हुआ करता था, कोई कंप्यूटराइज्ड एफआईआर नहीं होती थी। आज की तारीख में ये संभव नहीं है। जिस समय आप जाएंगे उसी समय में मुकदमा लिखा जाएगा, गुमशुदगी लिखी जाएगी, जो कोई आप सूचना देंगे उसी समय में लिखी जाएगी। पहले ये होता था, कच्ची जनरल डायरी चलाते थे, अपने हिसाब से मुकदमों को आगे पीछे एडजस्ट करके लिख लिया करते थे। यही किया और 1 घंटे बाद उनको सूचना दी कि हाँ मैंने ढूंढवा लिया है, पता कर लिया है, ये बिल्कुल सही कह रहा था लड़का, इसकी एप्लीकेशन है और इस पर एक गुमशुदगी भी लिखी हुई है। थाना हैदरगढ़ ने कहा कि अगर गुमशुदगी लिखी हुई है तो आप आगे की विवेचना यहाँ से, हमारे यहाँ से कागजात लेकर शुरू करें। पोस्टमार्टम में हत्या का कारण एंटीमॉर्टम इंजरीज आया है, इस आदमी का मर्डर हुआ है, गनशॉट इंजरी भी है इसमें।
खैर, मरता क्या न करता, उन्होंने कागज वहां से मंगा लिए और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। बॉडी परिजनों को पोस्टमार्टम हाउस से उपलब्ध करा दी गई, हस्तगत कर दी गई, हैंडओवर कर दी गई। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के अगले दिन स्थानीय नेता, जो उस समय गुमशुदगी वाला वो कागज रिसीव कराने के लिए थाने पर गया था, वो सज्जाद के बेटे के साथ करीब 100 लोगों को लेकर थाना कैंपस में उपस्थित हुआ। वहां पर उसने पुलिस की लापरवाही के तमाम आरोप लगाए। शोर बढ़ता गया। पुलिस ने कैंपस से बाहर खदेड़ने की कोशिश की। बाहर गाजीपुर थाने के ठीक बाहर सड़क पर ये सारे लोग बैठ गए। दोनों तरफ की ट्रैफिक रुक गई। किसी भी शहर में और बड़े शहर में अगर आप ट्रैफिक को रोक दें, हाहाकार मच जाता है। फौरन वहां पर गाजीपुर के सर्किल अफसर और एसपी सिटी ट्रांस गोमती दोनों पहुंच गए। लोगों ने भीड़ से बातचीत शुरू की। भीड़ ने एक एक करके सारी बात बताई कि साहब, हम लोग घूमते रहे, 16 तारीख से ये बच्चा घूम रहा है, न तो इसकी एफआईआर लिखी, न इसकी गुमशुदगी लिखी। जब मैं इसको लेकर आया तब जाके कहीं वो एप्लीकेशन इसको रिसीव करके इसकी पावती, इसकी कार्बन कॉपी इसको दी गई। जब थाना हैदरगढ़ ने बताया तब भी इन्होंने मना कर दिया कि मुझसे कोई मतलब नहीं, आप अपने यहाँ से विवेचना करिए। जब ये पावती दिखाई गई, उसके बारे में बताया गया, तो हमें भी भीतर की पूरी जानकारी है। बैक डेट में गुमशुदगी लिखी गई। बात करते करते वहां ये बात भी आई कि ये आदमी करीब सज्जाद करीब 2 महीने से परेशान था और लगभग 1 महीने पहले वो मोहल्ले के ही एक वकील के पास किसी कानूनी राय के लिए गया था। पूरी बात उन वकील को पता होगी। यह भी पता लग रहा है कि वकील ने कोई दरखास्त लिखी थी, वो कोर्ट के लिए लिखी थी, कचहरी के लिए लिखी थी, या फिर थाने के लिए लिखी थी, ये जानना मुश्किल है। एसपी सिटी ट्रांस गोमती ने फौरन उस वकील को बुलवाने का आदेश किया। क्योंकि थाने ने साफ मना कर दिया कि इस तरह का कोई प्रार्थना पत्र हमारे थाने पर रिसीव नहीं है, न थाने को इसकी कोई जानकारी है। वकील साहब यंग वकील साहब थे, यंग एडवोकेट था, मोहम्मद असलम उसका नाम था। कचहरी से बुलाया गया, कोई अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के ले आया। भीड़ तब तक वहां डटी रही, दोनों तरफ जाम लगा रहा। एसपी सिटी ट्रांस गोमती ने असलम से पूछा कि इसकी क्या समस्या थी, क्या ये लोग जो कह रहे हैं कि 1 महीने पहले आपसे ये मिला था, तो ये बात सही है कि गलत है? उसने कहा, हाँ साहब, ये बिल्कुल सही है। इसने पूरा विस्तार से, पूरा डिटेल में अपनी समस्या बताई थी। मैं इसे अपने साथ कचहरी ले गया था। कचहरी में इसकी एक एप्लीकेशन टाइप कराई थी। टाइप करा के 2 कॉपी निकाली थी, दोनों पे इसके सिग्नेचर हैं। मैं दूसरी कॉपी लेके आया हूँ। पहली कॉपी मैं इसको साथ लेके थाने पर आया था और फला दरोगा जी को दिया था। बात चूंकि भीड़ के सामने हो रही थी, भीड़ ने फौरन कहा दरोगा को बुलाया जाए। जब उसको ये एप्लीकेशन दी गई थी तो उसने जांच क्यों नहीं की? 1 महीने पहले की दी हुई एप्लीकेशन के बारे में भीड़ चिल्लाने लगी। दरोगा जी वहीं कहीं आसपास थे, खिसक गए। इंस्पेक्टर को बताया गया कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर ये दरोगा थोड़ी देर में नहीं आ जाता। भारी भीड़ और भीड़ के तेवर को देख के दरोगा की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो थाने पर आकर एसपी सिटी ट्रांस गोमती से बात करे। लिहाजा ये तय हुआ कि वहीं से 400 कदम आगे सीओ गाजीपुर का ऑफिस है, दरोगा जी वहां पर आए और उनसे पूछताछ करेंगे एसपी सिटी साहब। भीड़ को वहीं रोका गया कि आप यहीं रुकिए, हम सही बात पता लगा कर आते हैं। दरोगा जी सीओ के दफ्तर में मौजूद थे। एसपी सिटी वहां गए। उन्होंने वकील साहब का दिया हुआ टाइपशुदा प्रार्थना पत्र, जिस पे सज्जाद के सिग्नेचर थे, उनको दिखाया और ये कहा कि फला तारीख को वकील साहब का कहना है कि सज्जाद के साथ थाने पर आए थे और इस एप्लीकेशन की कॉपी आपको दी थी। दरोगा जी ने कहा कि हाँ सर, कॉपी मुझे मिली थी। मैंने इसको थाना कार्यालय में मुंशी जी को दे दिया था और ये कहा था कि इन्होंने मुझे सीधे दी है, चूंकि एसओ साहब हैं नहीं,
इस प्रार्थना पत्र पर थानाध्यक्ष द्वारा ये आदेश करा दीजिए, मेरे लिए जांच के आदेश करा दीजिए, तब मैं इसमें जांच करूंगा। लेकिन आज तक वो प्रार्थना पत्र थाना कार्यालय से मार्क होकर या जांच का आदेश लिखने के बाद मेरे पास तक नहीं आया। तब एसपी सिटी ट्रांस गुमती ने आके भीड़ को बताया कि आपकी बात बिल्कुल सही है, ये एप्लीकेशन वकील साहब और सज्जाद यहाँ आकर दे गए थे। एप्लीकेशन की कॉपी जो उन्होंने दी है, दरोगा जी ने बताया है कि वो बिल्कुल सही है। उनका ये कहना है कि वो उन्होंने थाना कार्यालय में दे दिया था। आप लोग जाएं, मैं पुलिस की इस लापरवाही की जांच जरूर कराऊंगा कि जब किसी ने प्रार्थना पत्र दिया था, अपनी जान को खतरा बताया था, तब उसकी जांच नहीं की गई और अंत में उसकी जान चली गई। कौन इसके लिए जिम्मेदार है, हम इसकी जांच करके जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भीड़ भी बहुत देर से बैठी हुई थी। उन्हें लगा कि अधिकारी का दिया आश्वासन ये ठीक है। भीड़ वहां से चली गई। एसपी सिटी साहब ने पहली दी गई उस एप्लीकेशन को फिर से पढ़ा। इंस्पेक्टर को बुलाया, उन दरोगा जी को भी बुलाया और उन्हें पढ़ाया कि इसमें साफ साफ सज्जाद ने लिखा है कि मेरी किसी समय हत्या हो सकती है। उसने जो आरोप लगाया है वो अपनी पत्नी अख्तर जहां और एक रूपेश लोधी नाम के व्यक्ति पर लगाया है। अगर आपने जांच की होती तो वास्तव में यह घटना न होती जो अभी हुई है। अभी भी समय गया नहीं है, इनको फौरन लाकर गिरफ्तार करके ले आइए। इनसे पूछिए कि आखिरकार ये हुआ कैसे, कैसे इसकी हत्या हुई, बॉडी कैसे इसकी नहर में मिली। पुलिस दोनों को उठा लाई। दोनों से विशेष श्रेणीबद्ध पूछताछ अलग अलग की गई। अख्तर जहां से महिला पुलिसकर्मियों ने त्वरित गति से श्रेणीबद्ध पूछताछ की और रूपेश से श्रेणीबद्ध पूछताछ के जो विशेषज्ञ पुलिस कर्मचारी होते हैं उन्हें लगा के पूछताछ की गई। थोड़ी देर में ही सब चीजें साफ हो गई और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हुआ यह था कि कुछ समय पहले लखनऊ में नगर निगम के चुनाव हुए थे और रूपेश लोधी उसमें चुनाव लड़ रहा था। उसने अपने चुनाव प्रचार और जनसंपर्क का काम सज्जाद की पत्नी अख्तर जहां को दे दिया था और अख्तर जहां पूरा टाइम रूपेश लोधी के साथ उसकी गाड़ी में चुनाव प्रचार और जनसंपर्क का काम करती थी। जगजीवन वार्ड है इंदिरा नगर में, वहां से ये प्रत्याशी था। वहीं उसी वार्ड की रहने वाली अख्तर जहां थी। रूपेश चुनाव हार गया, लेकिन अख्तर जहां से उसके संबंध हो गए और वो धीरे धीरे रूपेश के घर में भी आने जाने लगा। सज्जाद ने इसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया और एक दिन तो सज्जाद ने अपनी गैर मौजूदगी में घर आए रूपेश और अपनी पत्नी को एक साथ अचानक घर आकर पकड़ लिया। वहां सज्जाद से रूपेश की मारपीट हुई। सज्जाद शरीर से थोड़ा ज्यादा प्रबल था, उसने अच्छी ठुकाई कर दी। रूपेश समय की नजाकत को देख के वहां से भाग निकला, लेकिन अगले दिन में करीबन 11 बजे रूपेश ने सज्जाद को भूतनाथ मार्केट के पास घेर लिया। उसके साथ 5-7 लोग थे। मारपीट तो बहुत ज्यादा नहीं की, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसकी बड़ी बेइज्जती की। अपने और अख्तर जहां के संबंधों का जोर जोर से खुला प्रचार किया। सज्जाद को यह धमकी दी कि आइंदा से हमारे और अपनी बीवी के बीच आए तो तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगेगा। सज्जाद घर वापस आ गया, घबरा गया। वो समझ गया कि बात बहुत आगे बढ़ गई है।
अगले ही दिन उसने अपनी पत्नी और बच्चों को तैयार करके एक गाड़ी और बच्चों को तैयार करके एक गाड़ी की और उन्हें कहा कि तुम लोग अपने घर पर रहो, तुम लोगों को गांव छोड़ दूंगा, तुम वहीं रहना जब तक कि यहाँ स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। वो उन्हें बाराबंकी के सफदरगंज के गांव चंदवारा ले जाकर छोड़ आया। फिर मोहल्ले के एक वकील के पास जाकर अपनी पूरी बात बताई और ये भी कहा कि मोहल्ले में इस बात को किसी को मत बताइएगा, मेरी बड़ी बदनामी होगी। गलती मेरी पत्नी की है, मैं किससे किससे कहूँगा, किसको किसको सफाई दूंगा, लेकिन हमें कोई कानूनी तरीका बता दीजिए ताकि ये हमसे दूर हो जाए। रूपेश के लिए वो कह रहा था। वकील नया नया था और उसने कहा कि फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं कर सकते, एक एप्लीकेशन मैं तैयार करा दूंगा, तुम इसे थाने पर दे आओ, पुलिस जांच जरूर करेगी और जांच करते समय वो रूपेश से पूछताछ भी करेगी। तब रूपेश को ये पता लगेगा कि पुलिस को सारी जानकारी हो गई है और जब उसे ये पता लग जाएगा कि सारी जानकारी पुलिस को है तो वो तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। दूसरा, ये एप्लीकेशन देने के 10-15 दिन बाद अगर पुलिस एफआईआर कर देती है तो बहुत अच्छा, नहीं करती है तो हम 156(3) सीआरपीसी में एप्लीकेशन देकर कोर्ट से एफआईआर कराने का आदेश करा देंगे और एक बार एफआईआर हो जाएगी फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 156(3) सीआरपीसी में मुकदमा कायम कराने का चलन पहले भी था, बहुत था, अब भी है और ज़्यादा है। आप एक एप्लीकेशन लिखिए, उसमें 2 लाइन ये डालिए कि मैं बार बार पुलिस के पास जाकर ये एफआईआर कराने की रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन विपक्षियों के दबंग और सरहंग होने के कारण पुलिस हमारी एफआईआर नहीं लिख रही है, लिहाजा निवेदन है कि हमारी एफआईआर लिखे जाने का आदेश करने की कृपा करें। उस थाने से संबंधित मजिस्ट्रेट या ज़्यादातर मामलों में सीजीएम 156(3) में एफआईआर किए जाने की सुनवाई करता है। सुनवाई करने के बाद 90% केसेस में सीजीएम या संबंधित मजिस्ट्रेट थाने को प्रार्थना पत्र जो उस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उस पर एफआईआर करने के आदेश करता है। एफआईआर करना कोर्ट का आदेश है, थाने की मजबूरी होती है। विवेचना में वो गलत हो, सही हो, जो भी हो, उस पर कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट कभी विवेचना में दखल नहीं दे सकती। लेकिन इस रिक्वेस्ट पर कि मेरी एफआईआर थाने पर नहीं लिखी जा रही है, वो एफआईआर लिखवा सकती है। इस कानून का बहुत दुरुपयोग भी हुआ। लोगों ने 156(3) में ही रेप, SC/ST एक्ट, डाउरी एक्ट, जो ये खतरनाक वाले मुकदमे होते हैं, एफआईआर होती है, वो अपने विरोधी के विरुद्ध लिखवा देते हैं। और यही, लेकिन उस वकील ने ये कहा कि तुम अच्छा, एप्लीकेशन कोई थाने पर नहीं जाती, एक रजिस्ट्री भेज देते हैं, सादा कागज उसके भीतर होता है, उसकी पावती लगा देते हैं, रिसीट कि साहब मैंने खुद जाके दी एप्लीकेशन, फलां एप्लीकेशन, और 4 बार रजिस्ट्री भी की, लेकिन थाना एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। कोर्ट के लिए इतना पर्याप्त होता है और वो 156(3) में ये आदेश कर देता है कि इस एप्लीकेशन पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जाए। दरोगा जी के कहे अनुसार जब ये एप्लीकेशन थाना कार्यालय में पहुंची तो कार्यालय के मुंशी ने थाने के बीट के सिपाहियों को, उस बीट के जहां वो रूपेश रहता था, सिपाहियों को वो एप्लीकेशन दे दी और ये कहा कि जाकर उसको बुला लाओ और दरोगा जी से मुलाकात करा दो ताकि इस पेंडिंग एप्लीकेशन की जांच हो जाए। बीट के 2 सिपाही रूपेश के घर गए। रूपेश घर पे मिला। उन्होंने वो एप्लीकेशन दिखाई जो सज्जाद की लिखी और उसकी दस्तखती थी और ये कहा कि जाकर दरोगा जी से मिल लो। आशा है आप समझ गए होंगे कि सिपाही का इशारा क्या था
और पुलिस से मिलने का मतलब क्या है। जाकर दरोगा जी से मिल लो, वरना एफआईआर होगी, तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ेगी, और एफआईआर होगी तो गिरफ्तारी भी होगी। रूपेश ने बताया कि मैं फौरन दरोगा जी से मिला, उनसे सारी बात की। जब दरोगा जी का पेट भर गया तो उन्होंने डकार ली और मेरे सामने ही मेरी रिक्वेस्ट पे उस प्रार्थना पत्र के कई टुकड़े फाड़ के उसे फेंक दिया और कहा, हो गई तुम्हारी जांच। मैं वहां से एक विजेता की तरह बाहर निकला, लेकिन गुस्से में लाल था। सीधे मैं बाराबंकी अख्तर जहां के घर गया। एक बच्चे से उसे गांव के बाहर बुलवाया और उससे कहा कि अब हद हो गई। सज्जाद ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। उसने पुलिस में मेरे और तुम्हारे खिलाफ दरखास्त दी है। पुलिस की जानकारी में भी हमारे तुम्हारे संबंध आ गए हैं। अब लगता है मिलना जुलना मुश्किल होगा। पुलिस हमारा पीछा करेगी। अख्तर जहां ने छूटते ही कहा, इसको रास्ते से हटा दो, नहीं मैं भी बदनाम हो जाऊंगी। ये हमको भी बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। उसने कहा कि इसको किसी तरह से बुलाओ, मैं रास्ते से उठा लूंगा। फौरन अख्तर जहां अपने एक पड़ोसी को लेकर पीसीओ गई। उसको पता था कि किस पीसीओ पर बुलाने से सज्जाद आ जाएगा। वहां से टेलीफोन किया। 1 घंटे 2 घंटे बाद सज्जाद, जब उसको सूचना मिली कि पत्नी बात करना चाहती है, वो पीसीओ में आ गया। अख्तर जहां ने उसको बताया कि बेटे की तबीयत खराब है, फौरन आ जाइए, यहाँ डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, इसको लखनऊ के डॉक्टर्स को दिखाना होगा। सज्जाद ने कहा, ठीक है, तैयार रहना, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। एकदम तैयार रहना ताकि वहां पर टाइम न लगे। ये बात जैसे ही अख्तर जहां ने सुनी, टेलीफोन करके रूपेश लोधी को बता दिया। उसके घर में अपना टेलीफोन लगा हुआ था कि वो आज शाम को किसी समय यहां आएगा। रास्ते में ही कहीं उसका काम तमाम होना चाहिए। रूपेश एक जीप लेकर सफेदाबाद रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ा हो गया। सफेदाबाद रेलवे क्रॉसिंग का जो रेलवे ओवर ब्रिज है, वो तब नहीं बना था। ये भी 4-5 साल पहले बना है। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ से क्रॉस होती हैं, लंबे लंबे वहाँ पर फाटक बंद होता है तो लंबे लंबे जाम लगते हैं। इसी आशय से खड़ा था कि जाम के समय वो मिल जाएगा, पहचान लूँगा, उतार लूँगा। थोड़ी देर में वो अपनी राजदूत मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई पड़ गया। रूपेश के 2 साथियों ने उसे बातचीत में उलझा के मोटरसाइकिल वहीं खड़ी करा के किसी से मिलने के लिए किनारे की तरफ ले गया। वहां रूपेश खड़ा हुआ था। हल्का अंधेरा भी हो गया था। रूपेश ने देखते ही उसको गोली मार दी। जब वो गिर पड़ा तो अपनी जीप को उस जगह पे जहां गोली मारी गई थी वहां ले जाकर बाहर बाहर के रास्ते से उसे सफदरगंज की तरफ ले जाने लगा। वहीं से आगे उसका जो ओरिजिनल आइडिया था या उसको जो ओरिजिनली करना था, वो करना था कि उसे वहाँ से ले जाकर फैज़ाबाद में सरयू से कहीं फेंक देंगे। लेकिन जब वो सफदरगंज क्रॉस कर रहा था तो रास्ते में उसे अख्तर जहां खड़ी दिखाई दी, क्योंकि वो भी वेट कर रही थी कि रूपेश कब आ जाए। वो चाहती थी कि रूपेश को पहले ही यहां लेके जब वो अपने गांव की तरफ मुड़ेगा वहां कहीं रास्ते में रोकेंगे। रूपेश ने जीप रोक दी। पीछे का पर्दा गिरा हुआ था। उससे कहा, पीछे बैठ जाओ। जब वो पीछे बैठी तब उसने बताया कि ये इसका काम तमाम कर दिया है, इसे नदी में फेंकने जा रहा हूं। अख्तर जहां को ये महसूस हुआ कि शायद इसकी सांस चल रही है। उन्होंने कहा, इसकी तो सांस चल रही है। अख्तर जहां ने अपना दुपट्टा निकाला और उसके गले को इस कदर कस दिया और तब तक कसे रही जब तक कि वो ठंडा नहीं पड़ गया। फिर उसने कहा कि बहुत रात हो गई है और रास्ते में रात में चेकिंग होती है 2 थानों की।
वहाँ जाना ठीक नहीं है, यहीं से मुड़ के हम लोग हैदरगढ़ की तरफ चलते हैं। हैदरगढ़ में नहर पुलिया के ऊपर से इसे फेंक देंगे। उसने पूछा कि अगर पानी नहीं होगा तब? तो उसने कहा पानी नहीं होगा तब आगे से चलेंगे, कहीं सरयू में फेंक दिया जाएगा। वो दोनों वहां से हैदरगढ़ पुलिया पर पहुंचे और वहां से उसको इधर उधर देख के, जब कोई गाड़ियां आती जाती नहीं दिखाई पड़ी, तो बहुत तेज बहाव था उस समय, सीजन सिंचाई का था, सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, वहीं उसमें नहर के पानी में फेंक दिया। अगले दिन अख्तर जहां अपने बच्चों को लेकर इंदिरा नगर के अपने मकान में पहुंच गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसको पता लगा रूपेश को कि आ गई है अख्तर, तो वो उसके घर पर आ गया और 3 दिन तक रूपेश अख्तर जहां के साथ रहा और वहां बराबर थाने चौकी के चक्कर लगाकर कि कोई बात तो नहीं हुई। सज्जाद के बेटे सरताज से बार बार कि तुम कहाँ गए थे, क्या बात हुई, कैसे पता लगेगा, कहाँ हैं, तुमको कुछ जानकारी हो तो बताओ, इस तरह की बातें वो करता रहा। इतनी बड़ी बात और सब घटना बताने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। उसके साथ 2 लोग और जो थे, उनकी जो उसने पहचान बताई थी, वो नाम पते गलत निकले, लेकिन पुलिस को पता लग गया। उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस रेड करने लगी। आज की घटना, प्रेम में अंधे 2 लोगों ने एक निरीह की जान ले ली, लेकिन अपराधी कितनी भी चालाकी करे, कुछ न कुछ सबूत पीछे छोड़ जाता है। ये पुलिस के लिए बहुत, हम जब ट्रेनिंग में थे तो हमेशा हमारे सीनियर्स और जो ट्रेनिंग में विजिटिंग लेक्चरर्स आते थे वो बताते थे कि घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करें, स्वयं जाएं, कभी दूसरों पर मत छोड़ें, क्योंकि अपराधी कितना भी चालाक हो कहीं न कहीं गलती कर जाता है। यही यहाँ भी हुआ। प्रोफेशनल अपराधी होता तो लाश को नहर में फेंकने से पहले उसकी तलाशी ले लेता, और आजकल 90% केसेस में प्रोफेशनल अपराधी शव को डिस्पोज करने के लिए उसके सारे कपड़े उतार लेते हैं ताकि पहचान की कोई बात न रह जाए और जब तक छिप सके इसकी हत्या का राज छिपा रहे। लेकिन इन लोगों से यही गलती हुई। अगर उसकी जेब से वो फोटो, टेलीफोन नंबर न बरामद हुए होते तो शायद उसकी शिनाख्त कभी भी न हो पाती। दूसरा ये उनका दुर्भाग्य कि जैसे ही उन्होंने फेंका उसके 6-8 घंटे बाद ही नहर का पानी बंद हो गया, क्योंकि सिंचाई के सीजन की डेट फिक्स होती है कि फला तारीख से नहर चलेगी और फला को बंद हो जाएगी, ताकि नहर से सिंचाई करने वाले लोगों को पता रहे कि नहर कितने दिन चलेगी, कितने दिन में वो अपने खेतों को सींच सकते हैं। वो इधर फेंक के निकले और उधर पानी बंद हो गया। अगर पानी चल रहा होता तो वो बॉडी कम से कम 70-80 किलोमीटर दूर किसी दूसरे जिले में जाती, तब उसके पहचानने का या उसके लिए पेन लेने का कोई कारण न होता। लेकिन उनका दुर्भाग्य, पानी बंद होने से वो वहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे ही नहर के किनारे पर बॉडी लग गई और पुलिस को सूचना मिल गई। पुलिस ने उसका पीएम करा दिया। ऐसे प्रकरणों में जब महिला या पुरुष, उन दोनों को किसी एक के अवैध संबंधों की जानकारी हो जाए और वो धीरे धीरे आम होने लगे, समझाने बुझाने का कोई फर्क न पड़े, अफेयर अपनी जगह चलता रहे, तो उसे, महिला को अगर पुरुष पे ऐसी शंका है या पुरुष को महिला पे अगर शंका है, तो उसे कोर्ट से अपना प्रोटेक्शन तुरंत ले लेना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दोनों पक्षों को प्रोटेक्शन लेने का अधिकार है, प्रोविजंस हैं उसमें। आप उचित कारण दिखाकर कोर्ट में अप्लाई करिए, कोर्ट नोटिस करेगी, दोनों पक्षों को बुलाएगी और रिस्ट्रेन करेगी।
इनको उनसे मिलने से, उनको उनसे मिलने से, उनको उनके घर जाने से, जैसी भी स्थिति हो। और अगर आपने कानूनी प्रोटेक्शन, कानूनी संरक्षण ले लिया और उसके बाद भी बात नहीं बनती है, तो फौरन ऐसे आदमी या औरत से दूर हो जाना चाहिए। जब ये पता लग जाए कि अब एक होने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, क्योंकि आप अलग नहीं होंगे तो वही होगा जो आज की घटना में हुआ है। इसलिए जान है तो जहान है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।